नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। इस श्रृंखला में हम लोग अ, गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़ लिए थे और अब हम लोग शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, ठीक है? तो आप हेडिंग डाल लीजिए, भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल में आपको एक लंबी श्रृंखला तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, ठीक-ठाक एक लंबी श्रृंखला मिलती है। लेकिन जब आप वायसराय पढ़ोगे, तो उसमें ज़्यादा लंबी श्रृंखला मिलती है अधिकारियों की, यानी कि वायसराय ऑफ इंडिया की। इसमें कौन-कौन भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और इनके कार्यकाल में क्या-क्या घटनाएँ हुई हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये हमारी परीक्षाओं में कोई भी परीक्षा हो, उसमें ये सवाल यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। कौन रहा? क्या इसकी कार्यावधि रही और इसके समय में कौन-कौन सी घटनाएँ घटी? सबसे पहले जो बनता है, उसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है? ये आप हमारे साथ-साथ लिखते रहिए। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 तक मिलता है किताबों में। जो दूसरा गवर्नर जनरल भारत का बन के आता है, वो चार्ल्स है, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है? चार्ल्स मेटकाफ अपनी गद्दी पर यानी कि भारत का गवर्नर जनरल 1835 ईस्वी में बनता है और 1836 ईस्वी तक रहता है। लगभग 1 वर्ष इसका कार्यकाल था। वहीं अगर हम लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें, लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड ये 1836 से लेकर 1842 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। चौथी स्थिति में चौथा बन के आया था उसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड के बाद लॉर्ड एलन बरो, ठीक है? ये कब से कब तक रहा है? 1842 से लेकर 1844 तक। पाँचवाँ जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग ये 1844 को इसने सत्ता स्वीकारी और 1848 तक ये सत्ता पर बना रहा, यानी कि लगभग 4 वर्ष, ठीक है? इसके बाद एक बहुत ही चर्चित भारत का गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी और ये 1848 से लेकर 1856 तक कार्यकाल इसका रहेगा और जो 7वाँ आएगा उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? इसी के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है। 1856 से लेकर ये 1862 तक अपनी गद्दी पर रहता है। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, क्या-क्या घटनाएँ इन सभी के शासनकाल में घटी थी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा लॉर्ड कैनिंग से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ से एक बात आप याद रखो, ये भारत का या हम ये कहें ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल था। बंगाल का मत लिखो, आप भारत का लिख दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? ये भारत का अंतिम चूँकि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो बेंटिक था। तो ये जो कैनिंग है ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है, ठीक है? और इसी के शासनकाल में ये जो पद है भारत का गवर्नर जनरल, इस पद का नाम बदल दिया जाएगा, वायसराय रखा जाएगा। वायसराय क्या होते थे? वायसराय होते थे ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि। तो ये जो लॉर्ड कैनिंग है इसी के समय में 1857 की क्रांति होगी और इसके बाद इस पद का नाम बदल जाएगा। पद का नाम क्या हो जाता है? वायसराय। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला वायसराय कौन बना? वायसराय भी यही बना, ठीक है? तो याद रखिएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यही था कैनिंग और भारत का पहला वायसराय कौन था? यही था कैनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक से। यहाँ से इसको डिटेल में एक-एक करके हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया इसने? इसका कार्यकाल क्या-क्या रहा है? 1828 से लेकर 1835 तक ये गद्दी पर बैठा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक से आप एक बात याद रखो, ये बंदा बंगाल का अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और साथ ही साथ ये भारत का पहला भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, ठीक है? हाँ, ये बात याद रखो। इसके समय में बहुत सारी घटनाएँ घटी थीं। दरअसल ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसके बारे में आप एक बात याद रखो, ये भारत है और ये भारत का दक्षिण भाग मद्रास, ठीक है? लॉर्ड विलियम बेंटिक मद्रास का गवर्नर था 1803 में। 1803 में ये मद्रास का गवर्नर बना। अच्छा,
जब ये गवर्नर बना था तो इसने वहां पर इसी के शासनकाल में मद्रास में हुआ था वेल्लोर का विद्रोह। वेल्लोर का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। अब चूंकि इसके शासनकाल में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था, तो वेल्लोर का विद्रोह हुआ क्यों था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर इसने जो सैनिक थे दक्षिण के, उनको माथे पर तिलक लगाने से मना कर दिया था, कानों में बालियां पहनने से मना कर दिया था। वैसी स्थिति में उन्होंने ये जो इसने मना किया था, इसने कहा था केवल और केवल अंग्रेजी ड्रेस पहनिए आप। चूंकि सैनिक थे वो, भारतीय सैनिक थे, अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे, उन्हें अंग्रेजी सैनिकों के समान केवल और केवल ड्रेस पहनने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि आप माथे पर तिलक नहीं लगाओगे, यानी कि माथे पर जो चिन्ह लगाते हो वो नहीं लगाओगे, और कानों में बालियां नहीं पहनोगे। इससे रुष्ट होके इसी के शासनकाल में ये जो मद्रास का गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी के शासनकाल में उन्होंने विद्रोह कर दिया, और इसे ही वेल्लोर का विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। अब इसने देखो कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कौन कौन से किए? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सती प्रथा के बारे में। इसने सती प्रथा का अंत किया। फिर हम लोग पढ़ेंगे ठगी प्रथा का भी इसने अंत किया। ठीक है। इसने ठगी प्रथा का अंत किया। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें सरकारी सरकारी सेवाओं में सरकारी सेवाओं में भेदभाव का इसने अंत किया था। भेदभाव का इसने किया अंत। फिर और हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इसने अंग्रेजी शिक्षा का, या हम ये कहें इसने अंग्रेजी को, या मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इसको हटा देता हूँ, फिर से लिखने का प्रयास करता हूँ। इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। शिक्षा का माध्यम बनाया था। ठीक है। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय देशी रियासतों के प्रति इसकी नीति कैसी थी। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो सुधारात्मक कदम उठाए गए थे उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या है? सती प्रथा का अंत। ठीक है। सती प्रथा का अंत। दरअसल सती प्रथा के अंत में दो लोग सामने आए। सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें जब पुरुष मर जाता था तो विवाहित जो स्त्री होती थी वो विधवा हो जाती थी। तो पुरुष की चिता के साथ उसको जबरदस्ती बैठाल दिया जाता था ताकि वो भी सती हो जाए, वो भी मर जाए। ठीक है। इस प्रथा को, ये कुप्रथा थी, सामाजिक कुरीतियों की ही एक परंपरा थी। तो ये सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय सामने आए, और इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ सती प्रथा को कानून बना के अंत किया। तो सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना था? सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना था? कानून बना था 1829 को। ये 1800 लिखा है। ठीक है। 1829 को कानून बना, और इसी कानून की धारा 17 से विधवाओं का विधवाओं का सती होना सती होना अवैध करार दिया गया। अवैध है, ये आप इतना लिखो। तो सती प्रथा के खिलाफ कानून कब बना था? 1829 में, और इसी कानून की धारा 17 के तहत विधवाओं का सती होना इसमें अवैध हो गया, यानी कि अब विधवाओं को सती जबरदस्ती समाज नहीं कर सकता है। और ये जो पूरा का पूरा कानून था, ये कानून आगे चल के, यानी कि ठीक अगले वर्ष, ये रहा मद्रास मद्रास और ये रहा बंबई। ठीक है। ये कानून मद्रास और बंबई में भी फैला। कब फैला था? 1830 में। तो याद रखिएगा, 1830 में इसे इसे बंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट देखो। सती प्रथा का अंत हो गया। अब आते हैं हम लोग ठगी प्रथा की ओर। तो यहाँ पर लिखो ठगी प्रथा का अंत। ठगी प्रथा का अंत कैसे हुआ? ठगी प्रथा का अंत के लिए 1830 में इसका अंत किया गया, और 1830 में ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए एक शख्स की नियुक्ति की गई थी जिसका नाम है कर्नल कर्नल स्लीमन। ये नाम याद रखिए, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा को बंद कर दिया गया। ठीक है। ठगी प्रथा को बंद कर दिया गया। अच्छा, इसके बाद और क्या घटनाएं घटी? ठगी प्रथा के अंत के बाद इसमें और भी कई सारी इसने सुधारात्मक कार्य किए थे, जैसे शिशु बालिका हत्या पर इसने रोक लगा दी थी। शिशु बालिका हत्या पर
रोक लगा दी गई थी। और क्या किया था? और नरबलि प्रथा इसने बंद कर दी थी। ठीक है? इसने नरबलि प्रथा भी बंद कर दी थी। अच्छा, इसने एक काम और सुधारात्मक किया था, आइए देखते हैं। ये तो हो गया ठगी प्रथा का अंत। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। कैसे किया? इसको देखिए ज़रा। सरकारी सेवाओं में भेदभाव को का अंत। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत। ये अंत इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। तो ये जो चार्टर एक्ट आया था इसके शासनकाल में, जिसका नाम है चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 की एक धारा है, धारा 87। ये धारा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप याद रखोगे। ठीक है? कि किस धारा के तहत सरकारी सेवाओं में भेदभाव को अंत किया गया था? तो याद रखिएगा, धारा है 87। तो धारा 87 में लिखा है, क्या लिखा था इसमें? आइए जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें लिखा है, योग्यता को सेवा का आधार, सेवा का आधार स्वीकार किया जाए। योग्यता को सेवा का आधार स्वीकार किया जाए, अर्थात इसमें लिखा था, किसी भी भारतीय नागरिक को, किसी भी भारतीय नागरिक को उसके धर्म, उसके धर्म या जन्म स्थान, जन्म स्थान या रंग या फिर जाति के आधार पर, के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जाएगा। वंचित, वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है? तो ये बात इसमें लिखी थी चार्टर एक्ट 1833 के धारा 87 में। और इस धारा के तहत, हाँ, इस धारा के तहत सरकारी सेवाओं में होने वाले भेदभाव का अंत कर दिया गया। और ये किसके शासनकाल में हो रहा था? सारी की सारी घटनाएं ये थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। उसके बाद और क्या क्या घटित हुआ इसके शासनकाल में? दरअसल आप जब भारत का मैप देखोगे, इसके शासनकाल में और भी कई सारी घटनाएं घटी थी। जैसे 1800, अगर हम दिल्ली की बात करें, या उस समय तो राजधानी बंगाल ही थी। ऐसी स्थिति में इसी के शासनकाल में, दरअसल मैं आगरा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको आगरा दिखेगा लगभग उत्तर प्रदेश में। इसी के समय आगरा प्रेसिडेंसी की, आगरा प्रेसिडेंसी बनी थी। कब बनी थी? 1834 में। ठीक है? इसी के समय आगरा प्रेसिडेंसी बनी 1834 में। और इसी के समय एक 1835 प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा को अंग्रेजी, अ, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप नोट करके लिख लो। इसी के समय 1835 में एक प्रस्ताव पास किया गया, पास हुआ। और इसी प्रस्ताव में कहा गया कि उच्च शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, अ, या हम कहें उच्च शिक्षा का माध्यम, ऐसे लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। ठीक है? अंग्रेजी को बनाया गया। ठीक। और कोलकाता में क्या एक घटना घटी थी? दरअसल 1835 में ही, 1835 में कोलकाता में, या हम कहें कलकत्ता, कलकत्ता में क्या घटित हुआ था? कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई थी। मेडिकल कॉलेज की इसी के समय एक नींव रखी गई थी। ठीक है? तो ये कुछ घटनाएँ घटी हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, ये आप याद रखोगे। ठीक है? और भी इसके समय में कई सारी घटनाएँ घटी, जैसे सभी न्यायालयों में फ़ारसी के स्थान पर, लिख लो आप, सभी न्यायालयों में फ़ारसी के स्थान पर, फ़ारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का, स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी गई थी। प्रयोग की अनुमति मिली। जिससे जो क्षेत्रीय लोकल के लोग थे, वो अपनी जो जिरह थी, या जो अपना वाद-विवाद था, वो स्थानीय भाषाओं में सुलझा सकें। और भारतीयों को भी उत्तरदायी पदों पर नियुक्तियाँ मिलना शुरू हो गई थीं। और इसके समय में एक घटना और घटती है, याद रखिएगा। इसके समय में संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, तो ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। संभागीय आयुक्तों की नियुक्ति किसके शासनकाल में की गई थी? तो यही है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है?
लॉर्ड विलियम बेंटिक के बाद एक गवर्नर बनकर भारत आता है। भारत का गवर्नर जनरल बना था वो, जिसका नाम है चार्ल्स मेटकाफ। ठीक है? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ कब से कब तक रहा था? ये 1835 से 1836 तक गद्दी संभालता है। 1835 से 1836 में जब ये गद्दी संभालता है, तो उस समय भारत के समाचार पत्रों पर कई सारे प्रतिबंध लगाए जा चुके थे। लिहाजा जब ये गद्दी पर बैठा, तो इसने समाचार पत्रों पर जो भी प्रतिबंध लगे थे, इसने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटा दिए थे। तो समाचार पत्रों से इसने क्या किया? प्रतिबंध हटा दिए। और इसी वजह से इसे कहा जाता है भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। ठीक है? ये याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? यही है चार्ल्स मेटकाफ। इसके बाद एक और गवर्नर बनता है। चार्ल्स मेटकाफ से आप केवल दो ही बातें याद रखो। इसके बाद एक और गवर्नर बनता है जिसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है? लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 में भारत का गवर्नर जनरल बना और 1842 ईस्वी तक ये भारत का गवर्नर जनरल बना रहा। इसके समय में क्या हुआ? दरअसल इसके समय में घटना ये घटी कि अगर भारत के दक्षिणतम भाग को आप देखोगे, जो ये वाला बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर है, इसके इधर है पाकिस्तान और इधर राजस्थान पंजाब की सीमा। और यहाँ पर जो एक इलाका है, आपको अफगानिस्तान मिलेगा। ठीक है? अफगानिस्तान के साथ आंग्ल युद्ध हुआ था, अंग्रेजों का युद्ध। और अफगानिस्तान के साथ जब आंग्ल युद्ध हुआ था, तो इसमें अंग्रेजों को बहुत बड़ी, या अंग्रेजों को काफ़ी क्षति हुई थी, काफ़ी हानि हुई थी। करीब 10 से 15,000 सैनिक, भारतीय सैनिक मारे गए थे, क्योंकि भारतीय सैनिक ही अंग्रेजों की तरफ से अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने गए थे। तो यहाँ पर इनको काफ़ी हानि हुई थी। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में क्या घटना घटी? सबसे पहली घटना, पहला पहला आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ। आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ। कब से कब तक हुआ? 1839 से 1842 तक। ठीक है? पहला आंग्ल अफ़गान युद्ध हुआ 1839 से लेकर 1842 तक। इसके बाद चूँकि इसमें अंग्रेज़ों की काफ़ी क्षति हुई थी, तो फिर एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी इसमें, त्रिपक्षीय संधि हुई थी। और ये जो त्रिपक्षीय संधि थी, ये किसके-किसके मध्य हुई थी? दरअसल इस त्रिपक्षीय संधि में थे, कौन-कौन थे? एक तरफ तो थे अंग्रेज़, ठीक है? दूसरी तरफ थे रणजीत सिंह। फिर इसके बाद आगे रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाएगी, तो फिर हाँ, वो इस संधि से अपने आप उनका नाम हट जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह, और कौन थे? और एक था शाह शुजा। ये अफ़गानिस्तान का भगोड़ा शासक था। अफ़गानिस्तान का भगोड़ा शासक, ठीक है? अफ़गानिस्तान का ये भगोड़ा शासक था। तो इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संधि हुई थी, जो कि आंग्ल-अफ़गान युद्ध का परिणाम था। इसमें अंग्रेज़ों को भारी क्षति हुई, और इस युद्ध के बारे में एक अंग्रेज़ है जिसका नाम है इंस महोदय। इंस महोदय की टिप्पणी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इंस महोदय ने कहा था कि यह युद्ध एक सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण मूर्खतापूर्ण युद्ध है। ठीक है? तो इनकी टिप्पणी याद रखिएगा। ये हाँ, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। किसने प्रथम आंग्ल-अफ़गान युद्ध को सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध कहा था? ये है इंस महोदय। इंस महोदय ने क्यों कहा था? क्योंकि इसमें अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, ज़बरदस्त हानि हुई थी। लगभग 10 से 15,000 भारतीय सैनिकों को मारा गया था। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में एक बात और याद रखो, इसके शासनकाल में एक घटना और घटी थी। इसे नोट वेरी इंपॉर्टेंट बना के याद रखो, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसी के समय में जो शेर शाह सूरी मार्ग है, सूरी मार्ग का नाम परिवर्तित हुआ था, और इसका नाम रखा गया था जीटी रोड, यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके समय में ये नाम रखा गया था? ठीक है? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। लॉर्ड ऑकलैंड के बाद एक और भारत का गवर्नर बनकर भारत आता है, और इसका नाम है लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो 1842 में ये सत्ता प्राप्त करता है, और 1844 तक ये गद्दी पर बैठा रहता है। लॉर्ड एलन बरो ने क्या-क्या किया है, इसके बारे में आओ ज़रा चर्चा करते हैं। लॉर्ड एलन बरो ने, अगर मैं भारत की स्थिति को देखूँ, तो भारत में जो सिंध का इलाका था, सिंध का क्षेत्र, 1843 में 1843 में सिंध का विलय किया गया था अंग्रेजी साम्राज्य में। सिंध का विलय किया गया, ठीक है? विलय किया गया था, और सिंध के विलय में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसका नाम है चार्ल्स नेपियर।
चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। काहे में? हाँ, सिंध के विलय में। और चार्ल्स नेपियर का एक डायलॉग पूछा जाता है। चार्ल्स नेपियर ने कहा था, चार्ल्स नेपियर का ही डायलॉग है, याद रखिएगा इसको। इसने कहा था, हमें सिंध को हमें सिंध को अपने अधीन सिंध को अपने अधीन लाने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है। ठीक है? किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे। काहे करेंगे? अभी देखते हैं। किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे। ठीक है? यह एक क्यों करेंगे? लाभदायक क्योंकि यह एक लाभदायक, उपयोगी और मानवतापूर्ण नीचता होगी। नीचता होगी। ठीक है? ये याद रखो, ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में क्या-क्या हुआ? 1842 से 44 तक रहता है, 2 साल 2 वर्ष तक। और इसी दौरान 1843 में सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो अपने अंग्रेजी साम्राज्य में कर लेता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चार्ल्स नेपियर ने। चार्ल्स नेपियर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विलय होते टाइम इसने कहा था कि हम सिंध को अपने अधीन लाने का कोई मुझे अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ से हमें लाभदायक ये हमारे लिए लाभप्रद होगा, हमारे लिए उपयोगी होगा। हम भली-भाँति जानते हैं कि हम ये नीचता कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका विलय करेंगे। ठीक है? अच्छा, लॉर्ड एलनबरो के बारे में आप एक बात और याद रखो, 1843 में ही लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का अंत किया गया था। ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दास प्रथा का अंत किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। लॉर्ड एलनबरो के बाद एक और नया शासक आता है, नया भारत का जनरल बनकर आता है भारत में, जिसका नाम है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। ये कब से कब तक रहा? 1844 से लेकर 1848 तक। लगभग 4 वर्ष तक ये शासन में रहा था। इसके समय में क्या-क्या हुआ? इसके समय में सबसे जो महत्वपूर्ण घटना घटी थी, वो सिख लड़ गए थे पंजाब में। जो सिख थे, सिख और आंग्ल युद्ध हुआ था। आंग्ल युद्ध हुआ। और ये कौन-सा सिख और आंग्ल युद्ध था? ये था प्रथम सिख और आंग्ल युद्ध। ठीक है? कब से कब तक हुआ? 1845 से 1846 के मध्य। तो 1845-46 में यही है हॉर्डिंग। ठीक है? हाँ, हॉर्डिंग। और ये जब युद्ध हुआ, तो इसमें अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी था, लिहाज़ा इनको अ, लाहौर की संधि सिख करने में बाध्य हो गए। और ये जो पहला युद्ध हुआ था, इस युद्ध की समापन या इस युद्ध की समाप्ति कब कैसे हुई थी? इस युद्ध की समाप्ति हुई थी लाहौर की संधि से। यानी कि लाहौर की संधि हुई थी और इस लाहौर की संधि में लाहौर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। लाहौर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। ठीक है? और ये जो लाहौर की संधि थी, याद रखिएगा, 9 मार्च 1846 को। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। इसके तहत लाहौर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। साथ ही साथ लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में एक और घटना घटी थी। इसने नरबली प्रथा का दमन किया था। ठीक है? नरबली प्रथा का दमन किया था। अच्छा, नरबली प्रथा से संबंधित मैंने यहाँ पे लिखा है कि नरबली प्रथा को बंद किया गया था। इसने प्रयास किया था। लेकिन जब आप इसका कार्यकाल पढ़ोगे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का, तो इसने बर्बरतापूर्वक नरबलि प्रथा को दमित कर दिया था। ये दमित क्यों किया? कैसे किया? आइए इसको देखते हैं। ये जो भारत है, आप जब भारत की स्थिति देखोगे तो ये ओडिशा, ठीक है? ओडिशा और झारखंड, य इन क्षेत्रों में एक जनजाति रहती थी जो काफ़ी क्रूर जनजाति थी। इसको कहते हैं खोंड जनजाति। खोंड जनजाति, ठीक है? इस खोंड जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित थी। ये अपने त्योहारों में, अपने तीज त्योहारों में कोई इनका उत्सव हो, अब ऐसी स्थिति में ये जो व्यक्ति होते थे, मानव होते थे, उनको मार देते थे। और कई बार तो प्रमाण ये भी किताबों में मिलते हैं कि मानवों को मार के उनको प्रसाद के रूप में भी वितरण किया जाता था। तो खोंड जनजाति के द्वारा जो ये प्रैक्टिस की जाती थी प्रथा, नरबली प्रथा खोंड जनजाति के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, उसका दमनात्मक रूप से या उसका बर्बर तरीके से दमन करने वाला कोई और नहीं, बल्कि यही लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था।
और इसने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए एक शख्स की नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसकी नियुक्ति की थी जिसका नाम है कैंपबेल, ठीक है? हाँ, तो लॉर्ड हार्डिंग ने नर्बली प्रथा जो कि खोंड जनजाति के द्वारा प्रैक्टिस की जाती थी, उसको समाप्त करने के लिए कैंपबेल को चुना था, ठीक है? तो लॉर्ड हार्डिंग से ये बातें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या है? केवल 2 बातें, नर्बली प्रथा का अंत किसने किया? हार्डिंग प्रथम ने। और प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध जो कि लाहौर की संधि से समाप्त हुआ था, ये किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के, ठीक है? इसके बाद एक और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भारत आता है जिसका नाम है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? लॉर्ड डलहौजी। ये कब से कब तक रहा? ये 1848 से लेकर 1856 तक रहा। काफ़ी अ, चर्चित ये भारत का गवर्नर जनरल था। और चूँकि चर्चित इसलिए था, इसने बहुत सारे काम अच्छे-अच्छे करवाए थे, लेकिन इसकी एक नीति थी हड़प नीति। उसके कारण ये ज़्यादा चर्चित रहा। चलिए देखते हैं इसमें जो हड़प नीति थी वो क्या थी? वो क्या कहती है? दरअसल इसने जो इसके शासनकाल में रजवाड़े थे, इसने रजवाड़ों को 3 कैटेगरी में बाँटा था। अब इसको आप समझो। जो इसकी हड़प नीति है, मैं हड़प नीति की चर्चा करने जा रहा हूँ, ठीक है? हड़प नीति से पहले आप ये समझो, जो अंग्रेजी शासनकाल में रजवाड़े थे, राजे रजवाड़े, वो 3 भागों में बँटे थे। 3 भागों में बँटे थे। कौन-कौन से भाग? सबसे जो पहला भाग था, वो ऐसे राज्य आते थे उसमें, यानी पहले भाग में उन राज्यों को रखा गया था, जो पूरी तरह से स्वतंत्र थे। तो ऐसे राज्य जो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार भी होगा। जो दूसरे टाइप के राज्य थे, वो ऐसे राज्य थे जो अंग्रेज़ों के अधीन थे, अंग्रेज़ों के अधीन थे। कुछ ऐसे राज्य होंगे जो अंग्रेज़ों से स्वतंत्र थे, ठीक है? कुछ ऐसे राज्य थे जो अंग्रेज़ों के अधीन थे और कुछ ऐसे राज्य थे, तीसरी कैटेगरी में उनको रखा गया था, ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेज़ों ने किया था, अंग्रेज़ों ने किया था। तो अब एक बात समझो, ऐसे राज्य जो स्वतंत्र थे, वो जो बच्चा था, क्या बच्चे को गोद ले सकते थे? बच्चे को गोद क्यों लेते थे? क्योंकि जब राजा के पास संतान नहीं होती थी, तो उसका राज्य सँभालने के लिए ये आम तौर पर अपने संबंधियों के बच्चों को गोद ले लेते थे। तो क्या जो राज्य स्वतंत्र थे, वो बच्चे गोद ले सकते थे? हाँ, वो बच्चे गोद ले सकते थे। ये पूरी तरह से स्वतंत्र थे और जब ये राज्य जो स्वतंत्र थे, जब ये बच्चे गोद लेते थे, कोई राजा के पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब वो किसी के पुत्र या पुत्री को गोद लेता था, तो राज्य इन पर हस्तक्षेप नहीं करते थे। और ऐसे राज्य जो अंग्रेज़ों के अधीन थे, क्या उन्हें अधिकार था किसी भी बच्चे को गोद लेने का? तो हाँ, इनको भी था। लेकिन हाँ, इनको अधिकार तो था, लेकिन एक कंडीशन थी कि इन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से बोलना पड़ता था कि साहब हमारे पास वारिस नहीं है कोई, मैं गोद लेना चाहता हूँ, तो आपकी अनुमति हो तो ले लें। तो ये कहते थे हाँ, ठीक है ले लो। लेकिन ऐसे राज्य ऐसे राज्यों को बच्चों ऐसे राज्यों के महाराजाओं को बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। लिहाजा अंग्रेज़ों का ये मानना था कि जब तक साम्राज्य चल रहा है, कोई राजा है, वो साम्राज्य चलाए, लेकिन जैसे ही वो राजा मर जाएगा, तो चूँकि उसका कोई वारिस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो पूरा का पूरा राज्य अंग्रेज़ों के अधीन आ जाएगा। तो याद रखिएगा हड़प नीति से मेरा सीधा-सा अर्थ है कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेज़ों ने किया था, उनके राजाओं के पास यदि कोई संतान नहीं है, तो वो गोद बच्चा नहीं ले सकते थे। बाकी दोनों जो कैटेगरी हैं, वो बच्चों को गोद ले सकते थे। ठीक है? अब देखो होता क्या है, बच्चों को ये गोद ले नहीं सकते थे, तो ऐसे ही राज्यों को डलहौजी ने अपने अधिकार क्षेत्र में लाने का पूरा प्रयास किया। हालाँकि ये कई सारे तथ्य गलत भी हैं। आप अगर बच्चों को गोद लेने की परंपरा से ही अगर हड़प कर रहे हो, तो फिर आपने अवध को कैसे हड़प कर लिया? जबकि अवध का जो हड़प नीति के तहत इसको अंग्रेज़ी राज में मिलाया गया था, उसका आधार बच्चे को गोद लेने की स्थिति थी नहीं। उसका तो आधार था अ अ, कुशासन का आरोप लगाया गया था उस पर, है ना? अवध को अंग्रेज़ी साम्राज्य में मिलाने के लिए बच्चा गोद लेने वाली कंडीशन तो थी ही नहीं, उस पर तो कुशासन का आरोप लगाया गया था और जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर। तो अब देखो इसने कौन-कौन से राज्यों को अपने में मिलाया, यानी अंग्रेज़ी राज्यों में मिलाया, यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सतारा का नंबर आता है। 1848 में सतारा को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया गया और यहाँ का राजा था अप्पा साहिब। यहाँ का राजा कौन था? राजा था अप्पा साहिब, ठीक है? इसके बाद इसने मिलाया जैतपुर को।
तो ये भी पूछे जाते हैं, याद रखिए सीक्वेंस में आपसे पूछ लिए जाएंगे। जैतपुर को 1849 में इसने मिला लिया था। ये जैतपुर मध्य प्रदेश का है। इसके बाद इसने संभलपुर को मिलाया अंग्रेजी साम्राज्य में हड़प नीति के तहत 1849 में। ये संबलपुर कहाँ का है? ओडिशा से। ओडिशा से संबंधित है संबलपुर, और यहाँ का राजा था नारायण सिंह। तो खैर आपसे राजा नहीं पूछा जाएगा, ये केवल और केवल आप स्टेट याद रखो, और ये अंग्रेजों की हड़प नीति के हिस्सा कब बने थे वो याद रखो। इसके बाद एक क्षेत्र है बघाट। बघाट को 1850 में हड़प नीति के तहत मिलाया गया, और ये बघाट पंजाब से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद उदयपुर। उदयपुर को, हाँ, मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में हड़प नीति के तहत, और ये 1852 में मिलाया गया, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था। इसके बाद झांसी को मिलाया गया हड़प नीति के तहत 1853 में। फिर मिलाया गया नागपुर को हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में 1854 में। इसके बाद मिलाया गया अवध को। कब मिलाया गया? 1856 में। और यहीं से फिर अवध को मिलाने के उपरांत अपने उत्तर प्रदेश में, हाँ, क्रांति भड़क उठी थी, और इसके बाद फिर 1857 की क्रांति होती है। अवध को इसने जब मिलाया था, इसका आधार बच्चा गोद लेना नहीं था, याद रखिएगा। इसका आधार क्या था? इसका आधार था कुशासन का आरोप। जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पेश हुई, और उसमें उसने कुशासन का आरोप लगाया, और लॉर्ड डलहौजी इसी ताक में बैठा था कि अवध का हम अपने अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करें। और कुशासन का आरोप लगा के अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। यहाँ का राजा था, यहाँ का नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। उसकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। पुत्र था बिरजिस कादिर। लेकिन किसी की एक न सुनी, और इसने कुशासन का आरोप लगाया अवध पे, और अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसने और क्या क्या किया अपने शासनकाल में, आइए उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं। दरअसल जब ये इन सारे के सारे राज्यों को मिला रहा था, ऐसी स्थिति में एक करौली राज्य था। करौली। डलहौजी ने अंग्रेजी सेना भेजी करौली के पास। बोले करौली को भी अधिग्रहित कर लीजिए। लेकिन करौली के संबंध ब्रिटेन से अच्छे थे, करौली के संबंध महारानी से अच्छे थे, तो उन्होंने सोच सिफारिश कर दी। उन्होंने वहां पर अपना जुगाड़ लगा लिया। बोले महारानी जी देखिए, आपके प्रतिनिधि ऐसा ऐसा कर रहे हैं। महारानी जी ने तत्काल आदेश दिया डलहौजी को, बोले छोड़ दो। करौली को ये विजय नहीं कर पाया था। तो आप यहाँ पर आप चाहो तो एक बात लिख लो। कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी को करौली विजय की करौली विजय की आज्ञा नहीं दी। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या इसने इसके शासनकाल में हुआ, तो जरा आप देख लेते हैं। ये भारत है, और भारत में ये उत्तरी भारत में जब आप हिमाचल के आसपास जाओगे, तो फिर आपको एक जगह मिलेगी शिमला। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक जगह है मेरठ। ठीक। और यहाँ पर आपको एक क्षेत्र मिलेगा कोलकाता, यानी कलकत्ता। तो कलकत्ता में इसने तोप खाने का कार्यालय था, और यहाँ से इसने जो है अपने तोप खाने का कार्यालय जो था इसका कलकत्ता में, मेरठ स्थानांतरित किया। तोप खाने का कार्यालय कहाँ स्थानांतरित किया? मेरठ में। मेरठ में स्थानांतरण, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है। और ये जो शिमला है, शिमला से आप एक याद रखो, इसने शिमला को क्या किया था? शिमला को सेना का मुख्यालय बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला को, या हम कहें कि लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया था? सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया था। और साथ ही साथ शिमला से एक बात और याद रखो, भारत की भारत की ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? हाँ, याद रखिए, इसी को बनाया गया था, शिमला को। भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी शिमला को बनाया गया था, किसके शासनकाल में? इसी के शासनकाल में। ठीक है। तो यहाँ से आपको दो तीन बातें याद रखनी। तोप खाने का कार्यालय कलकत्ता में था, इसको स्थानांतरित करके मेरठ ले जाया गया। शिमला में सेना का मुख्यालय बनाया गया, और शिमला में ही भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात समझो, बंगाल में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति थी, उसकी सबसे पहली बार जो नियुक्ति हुई थी वो इसी ने की थी, लॉर्ड डलहौजी ने। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके एग्जाम में, ये जो बंगाल है,
ठीक है? बंगाल में, ये लिख लो आप, बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति डलहौजी ने की। डलहौजी ने सबसे पहली बार डलहौजी ने की थी। क्योंकि इसका कारण क्या था? ज़ाहिर-सी बात है, अपने नीचे अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तो गवर्नर था डलहौजी, ठीक है? और डलहौजी अगर अपने नीचे कोई एक गवर्नर बैठा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पास बहुत सारा काम होगा। उस काम के भार को कम करने के लिए डलहौजी ने अपने नीचे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की भी नियुक्ति करी थी। तो याद रखो इसका कारण क्या था? इसका कारण था गवर्नर के, या हम कहें गवर्नर जनरल के बोझ को कम करना, इसका ये मुख्य कारण था। ठीक है? इसके बाद 1852 में एक इनाम कमीशन बना। इनाम कमीशन बना इसी के कार्यकाल में। क्यों बना इनाम कमीशन? क्योंकि कर रहित जागीरों का पता लगाना इसका मुख्य उद्देश्य था। ऐसी जागीरों का पता लगाओ जो टैक्स न दे रही हों, तो जो पता लगा के हमें बताएगा उसे इनाम मिलेगा, तो इनाम कमीशन, हाँ, बनाया गया था। ठीक है? नेक्स्ट देखो इसके समय में और क्या-क्या हुआ? 1854, 1854 में एक इसके समय में वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच, ठीक है? वुड डिस्पैच आया, और वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? ये किसके नेतृत्व में आया था? ये आया था चार्ल्स वुड के, चार्ल्स वुड। और ये जो चार्ल्स वुड के संबंध में, या चार्ल्स वुड से संबंधित वुड डिस्पैच था, इसने क्या-क्या किया? ये किससे संबंधित था? दरअसल ये विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है? और ये क्या था वुड डिस्पैच? ये प्रत्येक देश में एक, इसके तहत प्रत्येक देश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई थी। निदेशक की नियुक्ति की गई थी। ठीक है? प्रत्येक प्रदेश लिख लो। हाँ, ये एरर हो गई है। चलो, वुड डिस्पैच से आप क्या समझते हो? वुड डिस्पैच आया था, तो वुड वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? चार्ल्स वुड से। इसका संबंध विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था ये। और प्रत्येक प्रदेश में, यानी हर एक जो उस समय राज्य थे, प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की इसके तहत नियुक्ति की गई थी। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाएगा कि वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। वुड डिस्पैच का संबंध किससे था? विश्वविद्यालयी शिक्षा से। और किस के माध्यम से प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की जानी थी, वो था वुड डिस्पैच। इसके समय में और भी कई सारी घटनाएँ घटी हैं, जैसे बम्बई से लेकर ठाणे तक, ठीक है? पहली 1853 में पहली रेल लाइन चलाई गई। पहली रेल लाइन बिछाई गई, यानी ट्रेन चली। लगभग 34 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस थी। और इसके बाद कोलकाता, यानी कलकत्ता से रानीगंज तक, कलकत्ता से रानीगंज तक 1853 में ही, अ, या हम 1853 नहीं है, ये है दरअसल 1854। ठीक है? कलकत्ता से रानीगंज तक 1854 में दूसरी रेल लाइन बिछाई गई, दूसरी रेल लाइन बिछाई गई। ठीक है? इसके बाद और क्या हुआ इसके शासनकाल में? इसके शासनकाल में कलकत्ता से आगरा 1853 में प्रथम विद्युत तार सेवा शुरू किया गया। प्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत हुई। इसके बाद और क्या हुआ? दरअसल 1854 में एक घटना और इसके शासनकाल में घटती है, वो था डाक टिकट का प्रचलन। डाक टिकट का प्रचलन शुरू हुआ पहली बार भारत में, या हम कहें, हाँ, डाक टिकट का प्रचलन पहली बार भारत में शुरू हुआ था। भारत में शुरू। और इसके समय में क्या-क्या घटनाएँ हुई? दरअसल जो ये जो डाक टिकट था ना, डाक टिकट का प्रचलन हुआ था, ये 2 पैसे प्रति दर से आप कहीं भी डाक भेज सकते थे। तो ये आपसे दर भी पूछी जा सकती है। 2 पैसे प्रति दर के हिसाब से, कहीं भी, कहीं भी डाक टिकट भेजी जा सकती है, भेजी जा सकती थी। ठीक है? हाँ, तो ₹2 प्रति दर के हिसाब से कहीं भी डाक टिकट आप भेज सकते थे। और इसी में याद रखो, आपसे अगर पूछ ले कि डाक टिकट का प्रचलन तो पहली बार भारत में शुरू हुआ, लेकिन मुझे ये बताओ पोस्ट ऑफिस अधिनियम कब आया था?
पोस्ट ऑफिस अधिनियम कब आया था? 1854 में। ठीक है। इसके समय में और भी कई सारी घटनाएं घटी, जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग बना था इसके समय में। ठीक। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने, और इसी विभाग ने गंग नहर का कार्य करवाया था। और ये जो कार्य करवाया था, ये गंग नहर आज भी प्रचलित है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का इसने निर्माण विभाग को बनाया था। तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग किस भारतीय गवर्नर जनरल के शासनकाल में बना था, और इसके समय में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। इसने भारत के बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था। ठीक है। हाँ। और इसके समय में 1854 में, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, इसने भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया था। और इसके समय में क्या घटना हुई, दरअसल 1854 में इसने लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं हैं जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में घटित हुई थी। तो लॉर्ड डलहौजी का हालांकि छोटा कार्यकाल है, 1848 से 1856 ईस्वी तक लगभग 8 साल का कार्यकाल था इसका। लेकिन इसने काम बहुत ठीक ठाक किए थे। लेकिन जिस काम से ये बदनाम हुआ था, वो थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और हड़प नीति में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि हमने आपको सारे के सारे बता दिए। ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक और हमने खत्म कर लिया है, कौन सा? भारत के गवर्नर जनरल। इसके बाद जो हम लोग शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैनिंग से, भारत के वायसराय। कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा, और यही आगे चल के 1858 की के एक्ट के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय नियुक्त किया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग इसको देखिए और नोट्स बनाइए इसके। और जहाँ से भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हो। ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।